पढ़त पढ़त पंडित जग मुआ पंडित का न कोई ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित। वैसे दोस्तों ज़्यादा लिटरली मत लीजिएगा, ये घातक सिद्ध होता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु राज और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल हिम स्क्वाड पे। आज इस वीडियो में हम लोग सिलेबस के बारे में देखें। सिलेबस जो कि हमारे बीपीएससी का सिलेबस है, और ये बीपीएससी ही नहीं, ये साथ साथ बीपीएसएससी के थ्रू होने वाले एसआई एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। हम लोग इस वीडियो में डिटेल एनालिसिस करेंगे 67 बीपीएससी पीटी का। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बीपीएससी का आंसर की आ चुका है। बीपीएससी का आंसर की आने के बाद कुछ लोग 3 कैटेगरी में फॉल कर रहे होंगे। एक वो जिनका नंबर 0 से 70 के बीच में फॉल कर रहा होगा। दूसरे वो जिनका 70 to 90 के बीच में आ रहा होगा, और तीसरे जिनका 90 प्लस होगा। मेरे इन भाइयों को जिनका 90 प्लस नंबर है, उनको ढेरों बधाइयाँ, और वो 66 मेंस की तैयारी के लिए उनको ढेरों शुभकामनाएं। चिंता का कारण ये है, ये सेक्शन जो है वो काफ़ी परेशान होगा, क्योंकि अभी बीपीएससी एसएससी का एसआई का रिजल्ट भी आया है। मेंस का किन्हीं का हुआ होगा और कुछ का छूटा होगा तो कुछ ही नंबर से छूटा होगा। पीएसआई का भी रिजल्ट आया पीटी का, उसमें भी इसी तरह का कुछ हुआ होगा। या तो वो पास किए होंगे या तो वो कुछ नंबर से रह गए होंगे, और साथ ही वो बीपीएससी का भी अगर एग्ज़ाम दिए होंगे तो वो यहाँ पे फॉल कर रहे होंगे इस सेक्शन में। तो चिंता का कारण ये सेक्शन है कि हमारा नंबर 0 से 90 के बीच में रह जाता है। 150 क्वेश्चन पूछता है, 90 के नीचे ही रह पा रहा है। बहुत सारी किंवदंतियाँ आप लोगों ने सुनी होगी कि एग्ज़ाम काफ़ी इजी था, एग्ज़ाम किसी का 127 आ रहा है, किसी को 117 आ रहा है, कट ऑफ हाई जाएगा। तो इन सब बातों को हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। जब बीपीएससी अपनी ऑफिशियल रिजल्ट जब घोषित कर देगा तो हम लोग देखेंगे कि क्या होता है, उन्होंने कट ऑफ क्या रखा। इसलिए कट ऑफ पे हम लोग कोई एनालिसिस या फिर कोई भी संभावनाएं नहीं रखेंगे। वैसे पिछले 4-5 बीपीएससी ने जितने भी एग्ज़ाम करवाए हैं उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ 95 प्लस से 100 के बीच में रहने वाला। तो चिंता का कारण ये सेक्शन। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अपने इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सिलेबस के बारे में। सिलेबस जो हमारे बीपीएससी का है, सबसे पहले देखते हैं कि सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। सब्जेक्ट हमारा हिस्ट्री है, सब्जेक्ट हमारा ज्योग्राफी है, सब्जेक्ट हमारा पॉलिटी है, सब्जेक्ट हमारा इकोनॉमिक्स है, सब्जेक्ट हमारा बिहार है, सब्जेक्ट हमारा साइंस है, और सब्जेक्ट करंट अफेयर्स है। दोस्तों एक बात तो आप लोगों ने भी महसूस किया होगा, और ट्रेंड एनालिसिस अगर किए होंगे या अगर नहीं किए होंगे तो इस वीडियो में हम लोग आगे वो भी करेंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि हमें वैसे कौन से सब्जेक्ट्स टारगेट करने हैं जो हमें बीपीएससी में, बीपीएससी पीटी में स्कोर अच्छा करवा दे। ये इम्पोर्टेंट है। मेरे वैसे भाई बहन, मेरे दोस्त जो गांव में रहते हैं, छोटे शहरों में रहते हैं, उन्हें वो सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं कि वो, या फिर वैसे कोई मार्गदर्शक नहीं मिल पाते हैं जो ये बताएं कि एक्चुअली में पढ़ना क्या है और पढ़ना क्या नहीं है। ये दोनों इम्पॉर्टेंट होता है। पढ़ना क्या है ये पता होना चाहिए, जो कि हमें सिलेबस बताएगा, और क्या नहीं पढ़ना है ये हमें बताता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताता है,
और ट्रेंड एनालिसिस बताता है। आज हम लोग इस वीडियो में इसी पे बात करेंगे। तो जैसा कि हमने अभी देखा कि सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं, आइए हम लोग डिटेल देखते हैं। अब बात करते हैं सब्जेक्ट हिस्ट्री की। ये बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है आपके पीटी के स्कोर में। आप लोगों ने अगर ये एग्ज़ाम दिया होगा 66 पीटी का, देखा होगा कि हिस्ट्री से क्वेश्चंस अच्छे खासे रहते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे कि कितने क्वेश्चंस रहते हैं, किस सेक्शन से कितने रहते हैं। फिलहाल हम लोग देखेंगे कि हिस्ट्री में एंशिएंट पार्ट, मिडाइवल पार्ट और मॉडर्न पार्ट होता है। ये पार्ट सभी का मजबूत होता है, लगभग सभी ये पढ़ के जाते हैं। ये मॉडर्न में कोई गलती नहीं करता है। अगर आप इस मुगालते में हैं कि कोई गलती करता है तो गलत सोच रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ सभी सही मार के आते हैं। प्रॉब्लम यहाँ फंसता है, प्रॉब्लम एंशिएंट और मिडाइवल में है, जैसा कि इस बार भी आप लोगों ने देखा होगा। और जो मेरे भाई, जो मेरी बहन, जो मेरे दोस्त इस सेक्शन पे कमांड कर लेते हैं, यानी कि एंशिएंट यानी कि प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत पे अगर वो कमांड कर लेते हैं तो उनका हिस्ट्री में स्कोर करने का चांस काफ़ी बढ़ जाता है, काफ़ी बढ़ जाता है, और वो अच्छा स्कोर करते हैं हिस्ट्री में। एंशिएंट में बात करें तो एंशिएंट में हमें क्या पढ़ना है? एंशिएंट में हमें बेसिकली स्टोन एज, फिर हड़प्पा 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 सभ्यता के बारे में पढ़ना है। फिर हमें वैदिक के बारे में पढ़ना है। फिर हम मौर्यंस को देखेंगे, मौर्य काल को देखेंगे। फिर हम लोग गुप्ता को देखेंगे, गुप्ता को, फिर पोस्ट गुप्ता। इस तरीके से एंशिएंट का ये पार्ट आता है। मिडाइवल में कौन कौन सा आता है? मिडिएबल में कौन कौन सा आता है? मिडिएबल में आता है सल्तनत, बेसिकली यही आता है, सल्तनत काल और मुगल काल। मुगल काल इस बार भी क्वेश्चन था यहाँ से, मुगल से जो कारखाना वाला जो क्वेश्चन था वो इजी क्वेश्चन नहीं था मेरे दोस्तों। खैर, और मॉडर्न से तो हम जानते ही हैं, मॉडर्न से जब अंग्रेज़ों का आगमन होता है इंडिया में, वहाँ से मॉडर्न शुरू होता है। फिर उसके बाद आज़ादी की जो जो पहली लड़ाई होती है, यानी कि 1857 की लड़ाई होती है। फिर उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। फिर भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन डिफरेंट चरण में होता है, और उसमें क्रांतिकारी गतिविधियां और नॉर्मल जो हमारा आंदोलन चल रहा था वो दोनों होता है। फिर गांधी जी का इसमें आगमन होता है, और फाइनली 1947 में हमारा देश आज़ाद होता है। तो हिस्ट्री में सिलेबस मोटा मोटी यही है। जब हम लोग हिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो हम लोग डिटेल सिलेबस देखेंगे, टॉपिक वाइज एनालिसिस करेंगे कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो अभी यहाँ हम लोग सिर्फ सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। अब आते हैं ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी में हमें वर्ल्ड पढ़ना होता है। वर्ल्ड में हम पढ़ते हैं यूनिवर्स के बारे में। फिर हमारे जो भौतिक प्रदेश हैं वो पढ़ते हैं। और हम घास के मैदान और अक्षांश, देशांतर इत्यादि, लगभग ये चीज़ हम लोग पढ़ते हैं। देश कौन से हैं और कौन कौन से स्थल रुद्ध देश हैं, तो इस तरीके की चीज़ें हम वर्ल्ड में पढ़ते हैं। इंडियन ज्योग्राफी में जो कि सबसे ज़्यादा स्कोरिंग होता है, सबसे ज़्यादा अगर परसेंटेज की बात करें तो यही होता है। तो इसमें बेसिकली हमारा जो फिजिकल डिवीज़न मतलब यानी कि भौतिक विभाजन, भारत का भौतिक विभाजन, फिजिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया,
बेसिकली इसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग। फिर हम लोग नदियाँ देखते हैं, झील देखते हैं, फिर बहुउद्देशीय योजनाएं हैं वो देखते हैं, फिर जो पर्वत पठार हैं वो देखते हैं, फिर एनएच देखते हैं, एंड नेशनल वाटरवेज जो हमारा राष्ट्रीय जल मार्ग है उसको देखते हैं। फिर कौन कौन से पत्तन हैं यानी कि पोर्ट कौन कौन से हैं वो देखते हैं। और फिर हम लोग देखते हैं कि नेशनल पार्क कहाँ कहाँ है। ये ज्योग्राफी में एक्चुअली हम लोग इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट को भी ऐड करके ही बात कर रहे हैं, क्योंकि इस सेक्शन से नंबर ऑफ क्वेश्चंस अब बढ़ रहे हैं। यूपीपीएससीएस की बात करें तो इसमें ऑलरेडी यहाँ से एक अलग सा सेक्शन होता है इनके क्वेश्चन में, और वहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन बिहार में ये बीपीएससी में ये ज्योग्राफी के अंदर ही ये पूछा जाता है। और इसके साथ ही ज्योग्राफी में बिहार की ज्योग्राफी, जो कि हम लोग आगे बिहार के लिए अलग से बात करेंगे। फिर आता है हमारा साइंस सेक्शन। साइंस सेक्शन में हमसे फिजिक्स पूछा जाता है, केमिस्ट्री पूछा जाता है, बायो पूछा जाता है, ये सेक्शन। और यहाँ से लगभग 30 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और केमिस्ट्री यहाँ पे बहुत ही नॉकिंग रोल प्ले कर रहा है। नॉकिंग रोल कहने का मतलब है कि स्कोरिंग होता जा रहा है। जिसकी केमिस्ट्री अच्छी है, पहले बायोलॉजी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता था, बायोलॉजी आज भी इम्पोर्टेंट है, फिजिक्स आर्ट भी इम्पोर्टेंट, लेकिन अगर हाल के लास्ट के दो बीपीएससी की बात करें तो हम देखते हैं कि हमारा बायोलॉजी सेक्शन से हमारा नंबर ऑफ क्वेश्चंस घटे हैं, और केमिस्ट्री से और फिजिक्स से बढ़े हैं। इस बार का भी क्वेश्चन आप उठा के देख सकते हैं। तो ये था हमारा साइंस का। जब हम लोग साइंस पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे। वैसे हम लोग बात करेंगे अब बिहार की, कि बिहार से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये वैसे सेक्शंस हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये बीपीएससी यहाँ पे बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस, मतलब स्टैंडर्ड क्वेश्चन, और ऐसे ऐसे पहलुओं को, ऐसे ऐसे टॉपिक्स को उठाता है जो कहीं ना कहीं भूले बिसरे हो गए हैं। मतलब वैसे चीज़ों को के तरफ हमारा ध्यान दिलाता है जो हमें सही में पढ़ना चाहिए। एज अ बिहारी आपको ये जानना ही होगा अगर आपको पीटी करनी है। खैर, हम लोग देखते हैं बिहार का इतिहास पूछा जाता है। बिहार का इतिहास बेसिकली एंशिएंट में इसका वाइटल रोल है। और फिर ये मुगल, एक्चुअली पोस्ट मुगल में ये एक्टिव होता है बिहार। और फिर हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार का योगदान जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। स्वतंत्रता में बिहार का योगदान ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसी तरह से हम लोग भूगोल की बात करेंगे। भूगोल, बिहार का भूगोल, इसको मैं ब्रीफ कर दूं तो बिहार के भूगोल में बेसिकली क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो बिहार के भौतिक प्रदेश से पूछे जाते हैं। बिहार में कौन कौन से भौतिक, कृषि यहाँ पे वाइटल रोल ये करता है। कितने, जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने कृषि प्रदेशों में बांटा जाता है बिहार को, कौन कौन से सेक्शन है, कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं और उनकी सहायक नदियाँ क्या हैं, और कौन कौन से जिले से गुजरती हैं। साथ में ह्यूमन ज्योग्राफी में, यानी कि मानव भूगोल में यहाँ पे पूछा जाता है आपको सेंसस में ही जो जनजाति वाला क्वेश्चन है, यानी कि एसटी से रिलेटेड की कौन सी जनजाति किस जिले में रहती है। इस बार भी क्वेश्चन था और पहले भी क्वेश्चन रहा है, तो वैसे क्वेश्चंस। और उसके बाद बिहार की अर्थव्यवस्था,
बिहार की अर्थव्यवस्था नॉर्मल। यहाँ बेसिकली पूछा जाता है हमसे इकोनॉमिक सर्वे और बजट ये पूछा जाता है हमारे बिहार की अर्थव्यवस्था से। और बिहार का पर्यावरण ये भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे अलग से बिहार के पर्यावरण से रिलेटेड, क्योंकि हालिया सरकार द्वारा यहाँ पे अच्छे खासे काम किए जा रहे हैं, इसलिए पर्यावरण से रिलेटेड, इसलिए ये सेक्शन थोड़ा सा इनलाइट हो रहा है। इसलिए ये सेक्शन आप वनावरण, इसके अंदर वनावरण वगैरह आता है और ये इम्पोर्टेंट भी है। और इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, बिहार के प्रमुख व्यक्तित्व। बिहार के प्रमुख व्यक्तित्व में बुद्ध हैं हमारे, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर। फिर गुरु गोविंद सिंह का जन्म यहाँ पे हुआ था, तो वो भी बिहारी ही हुए एक तरीके से, तो उनके बारे में। फिर वीर कुंवर सिंह के बारे में पूछा जाता है। फिर बहुत सारे ऐसे व्यक्तित्व हैं जो जिनके बारे में, जिनका बहुत योगदान रहा है बिहार को बनाने में, या फिर बिहार के विकास में, या कहीं ना कहीं वो बहुत अच्छा रोल प्ले किए होंगे बिहार के, जैसे खुदीराम बोस। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बिहार के प्रमुख व्यक्तित्व से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि जो सिलेबस बीपीएससी के द्वारा दिया गया है हमें, उसमें क्या क्या है। इसमें लिखा हुआ है प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम, सामान्य अध्ययन। इस पत्र में ज्ञान विज्ञान के निम्नलिखित क्षेत्रों से संबंधित प्रश्न होंगे। सामान्य विज्ञान, राष्ट्रीय तथा सामान्य विज्ञान, अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, वैसी घटनाएं जो इंटरनेशनल वैल्यू रखती हैं, और भारत का इतिहास तथा बिहार के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं। फिर सामान्य भूगोल, बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाग, जैसा कि मैंने बताया यहाँ की महत्वपूर्ण नदियाँ, भारत की राज्य व्यवस्था यानी कि पॉलिटी, आर्थिक व्यवस्था यानी कि इकोनॉमिक्स, आज़ादी के पश्चात यानी कि 1947 के पश्चात बिहार की अर्थव्यवस्था के प्रमुख कौन कौन से प्रमुख परिवर्तन हुए बिहार की अर्थव्यवस्था में आज़ादी के बाद से। भारत का राष्ट्रीय आंदोलन, जो आज़ादी के लिए आंदोलन हुए थे वो, तथा इसमें बिहार का योगदान। और इसके बाद लिखा है आयोग ने कि सामान्य मानसिक योग्यता को जांचने वाले प्रश्न। सामान्य विज्ञान के अंतर्गत दैनिक अनुभव से आप क्या समझते हैं? दैनिक अनुभव, ऐसा नहीं कि सारे अनुभव। दैनिक अनुभव का मतलब कि आपके घर में जो सिलेंडर यूज होता है, आप जो लाइटर यूज करते हैं, उसमें कौन कौन से गैस यूज होते हैं। आपका जो बल्ब है उसका जो फिलामेंट होता है वो कौन कौन सा ये होता है। इस तरीके के क्वेश्चंस रहते हैं। और इसके बाद देखते हैं प्रेक्षण से संबंधित विषयों सहित विज्ञान की सामान्य जानकारी तथा परिबोध पर ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जिसकी किसी भी सुशिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है, जिसने वैज्ञानिक विषयों का विशेष अध्ययन नहीं किया हो लेकिन उसके बारे में सामान्य जानकारी रखता है। इतिहास के अंतर्गत यानी कि हिस्ट्री के अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में विषय की सामान्य जानकारी पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। परीक्षार्थियों से आशा की जाती है कि वे बिहार के इतिहास के मुख्य घटनाओं से परिचित होंगे। और भूगोल विषय में भारत तथा बिहार के भूगोल पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। यहाँ भारत और बिहार दोनों मेंशन है। एंड सेकंड कि वे बिहार के इतिहास की मुख्य घटनाओं से परिचित होंगे, यानी कि इतिहास में, यानी कि राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का क्या योगदान रहा। जैसे कि 1942 में जो क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था उसमें बिहार ने क्या योगदान दिया था। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और भूगोल और यहाँ से देख, भारत तथा बिहार का भूगोल के अंतर्गत देश की सामाजिक आर्थिक भूगोल से संबंधित प्रश्न होंगे, यानी कि ह्यूमन ज्योग्राफी से, जिनमें भारतीय कृषि और प्राकृतिक साधनों की प्रमुख विशेषताएं सम्मिलित होंगी। भारत की राज्य व्यवस्था यानी कि पॉलिटी और आर्थिक व्यवस्था यानी कि इकोनॉमिक्स के अंतर्गत देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज
और सामुदायिक विकास तथा भारतीय योजना बिहार के संदर्भ में, यानी कि जो प्रमुख योजनाएं चल रही हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे। और हम बात करें तो अगर बात करें तो हम लोग यहाँ पे, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, मैं थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गया था। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत 19वीं शताब्दी के पुनरुत्थान के स्वरूप और स्वभाव, राष्ट्रीयता का विकास जो भारत में हुआ वो, और स्वतंत्रता प्राप्ति से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इस स्वतंत्रता प्राप्ति के दौरान क्या क्या, कौन कौन से आंदोलन हुए, उसमें किसने कितनी भूमिका निभाई, गांधी जी का क्या योगदान था, कौन सा उन्होंने शुरू किया था, कहाँ पे कौन सा पैक्ट साइन हुआ था, जैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। परीक्षार्थियों से आशा की जाती है कि वो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बिहार की भूमिका पूछे गए प्रश्नों के भी उत्तर दें। तो ये था हमारा डिटेल सिलेबस जो आयोग द्वारा दिया जाता है। अब आते हैं हम लोग ट्रेंड एनालिसिस पे। ट्रेंड एनालिसिस ये बहुत इम्पोर्टेंट है और ये ज़रूरी भी है कि आप लोग को इससे ये पता चलता है कि इस पोर्शन से कितने क्वेश्चन आते हैं। आइए हम लोग, यहाँ पे है सब्जेक्ट, इस रो में सब्जेक्ट है, जैसे हिस्ट्री, जैसे करेंट, जैसे बिहार, साइंस, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, ज्योग्राफी, मैथ्स। तो 60-62 में इतिहास से 32 क्वेश्चन पूछे गए थे, 63 में 35, 64 में 30 और 65वीं बीपीएससी में 28 क्वेश्चन पूछे गए। और इस बार 66वीं में ये 10 + 20 + 5 बिहार के क्वेश्चन, यानी कि 3 + 5 के 35 क्वेश्चन बिहार के पूछे गए थे। करंट में देखते हैं, करंट में 27 क्वेश्चन 60-62 में पूछा गया था, फिर 25, फिर 28, 27 और 30 क्वेश्चन। तो लगभग ये 25 से 30 क्वेश्चन यहाँ से पूछते हैं। तो अगर बिहार की बात करें, पर्टिकुलर बिहार के बारे में, तो 17 क्वेश्चन 60-62 में, 63 में 14 क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन 64 में, फिर 16 क्वेश्चन 65 में। यहाँ पे ये बिहार का सेक्शन इसलिए नहीं दिया है मैंने, क्योंकि मैंने बिहार को अलग अलग, जैसे हिस्ट्री में ये बिहार का अलग ऐड कर दिया है और ज्योग्राफी में भी बिहार का मैंने ऐड कर दिया है। इसी तरह से साइंस में देखते हैं, साइंस में 20 क्वेश्चन 60-62 में पूछे गए थे, 63 क्वेश्चन, फिर भी 20 क्वेश्चन 63 पीटी में, 63 बीपीएससी पीटी में, 64 में 20 क्वेश्चन, फिर 65 से बढ़ गया है, 65 से यहाँ +10 हो गया है, 65 से 30 क्वेश्चन, फिर 30 क्वेश्चन, यानी कि लास्ट, जैसा कि मैंने पहले बताया है इस वीडियो में, 30 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो 30 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज आप निकालेंगे तो 20 से 30 क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछे जाते हैं। इसी तरह से इकोनॉमिक्स में देखते हैं, 13 क्वेश्चन 60-62 में, 63 में 15 क्वेश्चन, 64 में 13 क्वेश्चन, 65 में 9 क्वेश्चन और 66 में 15 क्वेश्चन। यहाँ पे बिग जंप है, 9 से सीधा 15 इकोनॉमिक्स में। पॉलिटी में अगर बात करें तो 12 क्वेश्चन 13 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन पूछे गए थे 60-62 में, 63 में 13 क्वेश्चन पूछे गए थे, 64 में 12 क्वेश्चन वापस से, और 65 में 10 क्वेश्चन और 66 में फिर से, यानी कि यहाँ पे अब घट रहा है, पॉलिटी में 10 क्वेश्चन का ट्रेंड फिक्स हो रहा है। इसी तरह से ज्योग्राफी की बात करें तो 19 क्वेश्चन 60-62 में, 63 में 18 क्वेश्चन और 64 में 19 क्वेश्चन, 65 में 20 क्वेश्चन और 66 में 15 + 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, 15 + 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। ये देखिए दोस्तों, 15 + 5 क्वेश्चन यहाँ ज्योग्राफी से। और मैथ की बात करें तो मैथ में हर एक बार 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं सारे एग्जाम में। तो ये था हमारा ट्रेंड एनालिसिस, और ट्रेंड एनालिसिस में हमने देखा कि कौन सा सब्जेक्ट ये इसमें हाइक करता है, कौन सा ये करता है। वैसे मैं मोटा मोटी आप लोगों को बता दूं कि सब्जेक्ट्स जो फोकस करने वाले हैं इस ट्रेंड एनालिसिस के ये पे, तो आपको हिस्ट्री, करेंट और बिहार और साइंस,
ये सेक्शन आपको कमांड करना ही होगा। और उसके बाद जो जो सब्जेक्ट है, ऐसा नहीं है कि उसको नहीं पढ़ना है, उसको पूरा पढ़ना है, लेकिन हमारा मुख्य विशेष ध्यान इस सब्जेक्ट की तरफ रहेगा, क्योंकि ये स्कोर देते हैं आपको। जो 70 से 90 के बीच में फॉल कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही ज़रूरी है, वो अपना स्कोर यहाँ से 90 प्लस कर सकते हैं। और जब वो 90 प्लस हो जाएंगे तो उनके पीटी में सेलेक्ट होने की संभावना बढ़ जाएगी। वैसे भी मैं हमेशा बोलता हूँ और इस भी वीडियो में बोल रहा हूँ, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और ये शायरी जो थी वो एक्चुअली ये थी कि किसने कहा मुझे पता नहीं, अगर किसी को याद हो तो वो कमेंट में ये करके बता दे। वैसे मैं अगले वीडियो में कोशिश करूँगा कि ये आपको पूरी शायरी सुनाऊँ। मुझे इतना ही याद है कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। डू लाइक एंड सब्सक्राइब, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और लाइक करना और शेयर करना ना भूलिएगा। और भी जो भाई बहन और जो हमारे दोस्त हैं उनसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, ज़रूर उनको भी बताइएगा हमारे बारे में। हम लोगों ने ये छोटा सा प्रयास शुरू किया है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा आज का वीडियो। धन्यवाद। मैं हिमांशु राज आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।